चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं पॉइजन्स रेशियो। कहता है केयरफुल ऑब्जर्वेशंस विद यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट show that there is also a slight reduction in the cross section of the diameter of the wire। भाई आप एक वायर को अगर स्ट्रेच करेंगे, अगर ऐसा एक वायर है और इस पे आप स्ट्रेच करेंगे, फोर्स बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, तो लेंथ बढ़ेगी और इवेंचुअली कुछ ऐसा हो जाए, इवेंचुअली वायर पतला हो जाए, वायर की ना एरिया घट जाए। ऐसा ये ओरिजिनल वायर था, और ये नया वायर है। आप एक लाइन लिख दीजिए, when a wire is stretched, its length increases, but cross sectional area decreases। पहले एरिया इतना सारा था, अब एरिया इतना सा रह गया है। ये हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आता भी है कि वायर को जब हम खींचते हैं तो उसका बेसिकली मास कांस्टेंट है, इस बात की तो गारंटी ली जा सकती है। मास कांस्टेंट है, लेंथ बढ़ रही है और एरिया घट रहा है। ये साफ लिख दीजिए कि देयर इज गारंटी ऑफ ओनली वन थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। देयर इज गारंटी ऑफ ओनली वन थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट and that is its mass। There is guarantee of only one thing remaining constant and that is its mass। जब एक वायर को आप खींचते हैं तो बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर जो है वो नहीं चेंज होता, मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट वाली बात पे 5 स्टार लगा दीजिए। जब एक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच इज द कीवर्ड, स्ट्रेच को हाईलाइट करिए। स्ट्रेच इज द कीवर्ड। न्यूमेरिकल्स में आपको स्ट्रेच वर्ड से पता लगेगा कि वो सेम वायर को खींचने की बात कर रहा है। जब एक वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका मास कांस्टेंट रहता है, अगर उसकी लेंथ बढ़ती है तो उसका एरिया घटता है। देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। हाँ जी बोलिए सर। नॉर्मल एरिया तो सेम ही रहेगा ना? नॉर्मल एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, बाकी नॉर्मल एरिया तो सेम रहेगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं, ये लेंथ इनटू ब्रेथ तो रेक्टेंगल का एरिया होता है। ये वायर कोई सा भी एरिया इसका सेम नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप अगर ये सिलेंड्रिकल वायर है तो आप इसके मेरे से ये सरफेस एरिया की बात कर सकते हैं, कर्व्ड एरिया की बात कर सकते हैं। एरिया कोई सा भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा। वायर पतला हो जाएगा, बेसिकली पतला हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। सिलिंड्रिकल है, मुझे लगा रेक्टेंगल एज्यूम कर रहे हैं सर। सिलिंड्रिकल है, इसने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, जो पिछले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और वहां उन्होंने वायर की बात कर रहे हैं ना। वायर ऑलवेज मींस सिलिंड्रिकल, ऐसा लिख दीजिए। वायर ऑलवेज मींस सिलिंड्रिकल। या तो ये कुछ बोलें कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, अदरवाइज वायर का हमेशा मतलब है सिलिंड्रिकल, जिसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। वायर का हमेशा यही मतलब है। अब कह रहा है द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। पहले खैर मैं आपको एक बात बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है पॉइजन्स रेशियो का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ने के लिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, पर एग्जामिनर की इस पर थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा जाती है। तो एक्चुअली मैंने सिर्फ ये कहा है आपसे क्लियरली कि मास कांस्टेंट है। अब मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, और हमें लगेगा कि भाई लोहा है, वायर अगर स्टील का है तो स्टील की डेंसिटी तो वायर को खींचने से चेंज नहीं हो जाती, पर ये बात सही नहीं है। मास तो कांस्टेंट है, एक्चुअली उसकी डेंसिटी चेंज होती है थोड़ी सी। आप अगर बहुत अप्रोक्सीमेटली बात करें तो डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं और इसके वॉल्यूम को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, पर एक्चुअली ये दोनों सही नहीं है। इसी में आप आगे लिख दीजिए कि अप्रोक्सीमेटली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, when a wire is stretched, approximately and most of the time when a wire is stretched, we assume that density is constant.
ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज मटेरियल हैज नॉट चेंज। आपको लगेगा स्टील का वायर पहले भी था और खींच लिया तो क्या हुआ, या अभी भी स्टील का वायर है इसलिए इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट एग्जैक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट ट्रू। सही बताएं तो ये सही नहीं है, डेंसिटी बहुत ही स्लाइटली ही सही पर चेंज होती है। हम उसके और बहुत बारीक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर हिंट तो मैं दे सकता हूं आपको जरा सा कि भाई बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन परमानेंटली चेंज हो जाता है। जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है ना, जब वायर को आप खींचते हो और उसकी लेंथ बढ़ गई, उसकी लेंथ बढ़ गई तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। सेपरेशन बढ़ गया तो बस फिर तो डेंसिटी चेंज हो ही गई, डेंसिटी चेंज हो जाती है, इंटर एटॉमिक वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है। फिर अगर लेंथ चेंज हो गई तो वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जब मास का फॉर्मूला डेंसिटी टू वॉल्यूम है, इसमें से मास कहीं गया नहीं है और ना कहीं से इसके अंदर एक्स्ट्रा मास आया है, इसलिए मास कांस्टेंट है, ये बात तो सही है, पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं। जैसा लिखिए, फिर से लिखिए कि mostly we assume on stretching a wire we assume that volume is constant। मोस्टली वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो भी अज्यूम दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और इसलिए सिलिंड्रिकल वायर के लिए हम एरिया इनटू लेंथ को कांस्टेंट कहते हैं। ये एरिया क्रॉस सेक्शन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन वाला है, तो ये पाई आर स्क्वायर इनटू एल ये कांस्टेंट है। इसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, बट दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। बट ये भी सही है कि अगर न्यूमेरिकल ने पॉइजन्स रेशो के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा है, पॉइजन्स रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो आपको यही मान लेना चाहिए। आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई और सॉलिड इंफॉर्मेशन ना हो तो आप यही मानिए कि भाई ये कांस्टेंट ही है, आप और कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा लिख दीजिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन mostly in absence of any other information mostly we assume that volume is constant। ज्यादातर तो हम यही करते हैं, ज्यादातर तो हम यही करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं, या तो उन्होंने कोई और जानकारी दी हो, अदरवाइज हम मजबूरी में कांस्टेंट मानेंगे। 99.9% जो न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे उनमें आपको वायर जब आप स्ट्रेच करोगे तो आप उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट मानोगे, उसके एरिया इनटू लेंथ को कांस्टेंट मानोगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं जब लेंथ बढ़ रही है तो एरिया घट रहा है, क्योंकि ए इनटू एल कांस्टेंट है, पर वास्तव में ये सही नहीं है। जब एक वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। केवल एक ही चीज कांस्टेंट है जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कांस्टेंट रहती है, वो है मास। मास तो डेफिनेटली कांस्टेंट है, पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। हालांकि ज्यादातर प्रैक्टिकली हम यही मानते हैं कि वायर को स्ट्रेच किया तो मटेरियल तो नहीं चेंज हो गया, तो डेंसिटी कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए इनटू एल कांस्टेंट। अब आपको ये बता रहा है थोड़ा सा डिटेल में, कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत हिंट देगा, ज्यादा बात नहीं करेगा। तो ये कहेगा एक वायर को जब आपने ऐसे स्ट्रेच किया ना, तो मान लीजिए वो ऐसा बन गया, तो वायर का रेडियस चेंज हो गया। अच्छा, इस अलोंग द लेंथ वाली डायरेक्शन को, अलोंग द लेंथ वाली डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अलोंग द लेंथ को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो परपेंडिकुलर टू लेंथ है, ये वाली डायरेक्शन, ये अलोंग द लेंथ है, जो परपेंडिकुलर टू लेंथ है उस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे लेटरल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर टू लेंथ जो है उसको बोलेंगे लेटरल डायरेक्शन। तो हमें किताब यही कह रही है कि जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो इसमें लेटरल डायरेक्शन में भी थोड़ा सा स्ट्रेन हो जाता है। लेटरल डायरेक्शन में भी जो रेडियस है वो तो चेंज हो ही रहा है ना, पहले इतना बड़ा डायमीटर था, अब इतना बड़ा डायमीटर है। लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी के आगे क्या कह रहा है, the strain perpendicular to the applied force is called lateral strain।
ये लाइन आप लिख लीजिए। when a wire is stretched when a wire is stretched its length increases and diameter decreases. Length increases and diameter decreases. So here two types of strains take place simultaneously. दो strain यहाँ एक साथ होती हैं. Two types of strains take place simultaneously. एक तो है longitudinal strain, ये डेल्टा L है और ये ओरिजिनल लेंथ है. तो longitudinal strain तो हम जानते हैं change in length upon original length. और एक अब ये है कि ये मैं भी ओरिजिनल बोल सकता हूँ और ये डायमीटर फाइनल है. एक हम कह रहे हैं लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन एक्चुअली तो है चेंज इन डाया अपॉन डाया, यानी डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन डी इनिशियल. और जो चेंज इन डायमीटर है, चेंज इन डायमीटर है 2 into चेंज इन रेडियस लिखा जा सकता है और डायमीटर को 2r लिखा जा सकता है. तो यही डेल्टा r बाय r भी है, r फाइनल माइनस r इनिशियल अपॉन r इनिशियल. एक जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो एक उसकी में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है अलोंग द लेंथ वाला, और एक परपेंडिकुलर टू लेंथ स्ट्रेन होता है अलोंग द डायमीटर वाला, और उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन. लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेटरल कहा जाता है. तो लेटरल स्ट्रेन है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस. अगर रेशियो की बात करें तो जो डायमीटर्स का रेशियो होता है वही रेडियसों का भी रेशियो होता है, क्योंकि एक 2 और 2 एक कैंसिल हो ही जाता है हमेशा. अगर वैसे तो डायमीटर में और रेडियस में बड़ा फर्क है और कभी-कभी न्यूमेरिकल में हमसे गलती होती भी है, पर अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो जो डायमीटर्स का रेशियो है वही रेडियसों का भी रेशियो है, क्योंकि एक 2 ऊपर भी आता है और एक 2 नीचे भी आता है और वो कैंसिल हो जाते हैं. ये बात जरा ध्यान देने लायक है. ब्रैकेट में लिख दीजिए और 5 स्टार लगा दीजिए कि r is equal to d by 2. r is equal to d by 2. r तो d by 2 है रेडियस की बात करें, बट r2 by r1 is equal to d2 by d1. अगर सवाल आपसे कहता है कि वायर्स का डायमीटर्स का रेशियो 2:1 है, तो इसका मतलब उसके रेडियसों का रेशियो भी 2:1. अगर रेशियो की बात करें तो डायमीटर का जो रेशियो है वही रेडियसों का भी रेशियो रहेगा. इसलिए चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर बोलो या चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस बोलो, एक ही बात है. ये हो गई लेटरल स्ट्रेन. जब वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं. एक लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है जिस पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, और एक लेटरल भी होता है जिस पे हमारा कम ध्यान जाता है. तो कह रहा है the strain perpendicular to the applied force is called lateral strain. Simpson-Poisson pointed out that within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to the longitudinal strain, and the ratio is called Poisson's ratio. तो मैं फिर से ये हेडिंग दे सकता हूँ दोबारा, Poisson's ratio, और अब मैं बोलता हूँ कि lateral strain या longitudinal strain is directly proportional to lateral strain. अगर लेंथ ज्यादा बढ़ेगी तो रेडियस ज्यादा घटेगा. चेंज जो है वो दोनों में प्रोपोर्शनल होगा. चेंज जो है वो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और इसने कहा द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, Simpson pointed out that within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. तो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है. असली चीज तो ये है कि पॉइजन्स रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं. शायद इसने कोई सिंबल नहीं दिया है. पॉइजन्स रेशियो को मैं ये सिंबल दे देता हूँ, सिग्मा जिसे हम लोग कहते हैं. जिसे हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, और सिग्मा का फॉर्मूला है, इसे पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना यहाँ पर, वो कुछ सिग्मा आ रहा होगा, और सिग्मा का ये फॉर्मूला लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये 5 स्टार देने वाला है. सिग्मा का फॉर्मूला है लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल.
अभी मेरे को एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे बस ये ढंग से याद हो जाए, कहीं मैं उल्टा ना लिखूं, लॉन्गिट्यूडिनल अपॉन लेटरल ना लिखूं। अभी तो इतनी सी प्रॉब्लम है मेरे सामने। ये बड़ा छोटा सा डिस्कशन है, पर मैं बहुत ज्यादा टाइम इसे दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में इसमें कंपैरेटिवली काफी क्वेश्चंस आए हैं। हर 2-3 साल में एक बार इस पे छोटा छोटा कुछ तो भी क्वेश्चन आया ही है। तो सिग्मा की वैल्यू एक्चुअली बहुत कम होती है, आगे उसने वैल्यू दी है, तो आंसर कम आना चाहिए, तो ऊपर लेटरल होना चाहिए, नीचे लॉन्गिट्यूडिनल होना चाहिए। हम लोग जानते हैं, अलग से आप लिख लीजिए, longitudinal strain is quite visible. Longitudinal strain is quite visible. It is much larger. जब आप वायर को खींचते हो तो लेंथ बढ़ गई है, ये तो आपको दिखता है। वायर पतला हो गया है, ये आप आसानी से आप नहीं समझ पाते। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज मच मोर देन दैट ऑफ लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कम होता है, लेंथ ज्यादा बढ़ती है, और एरिया या डायमीटर में जो चेंज है वो कम होता है। तो अगर आपको सिग्मा सिग्मा जो है अगर लेस देन 1 लाना है तो इट शुड बी समथिंग स्मॉल अपॉन समथिंग बिग। इसलिए लेटरल वाला स्ट्रेन का टर्म ऊपर आ रहा है और लॉन्गिट्यूडिनल वाला स्ट्रेन का टर्म नीचे आ रहा है। ये फॉर्मूला अपने आप में काम का है, और कुछ नहीं तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछ के छोड़ देंगे। पता नहीं क्यों ये पेपर सेटर को थोड़ा सा अटेंशन ड्रॉ करता है, और इसमें एक ही बात की हमें केवल चिंता है कि अगर आप इसका फॉर्मूला आपसे पूछता है तो आप कहीं लॉन्गिट्यूडिनल अपॉन लेटरल ना कह दें। ये लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल है, ये लॉन्गिट्यूडिनल अपॉन लेटरल नहीं है। पॉइजन रेशियो की वैल्यू काफी कम है, पॉइजन दे रहा है, जहर दे रहा है, वैल्यू तो कम हो ही जानी है। पॉइजन दे रहा है, आंसर तो छोटा सा ही आना है, तो छोटा अपॉन बड़ा। ओके, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain in a stretched wire is called Poisson's ratio. If the original diameter of the wire is d and the contraction of the diameter and the stress is delta d, then the lateral strain is delta d by d। वो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ आपको। जो lateral strain है, वो है डेल्टा d अपॉन d, यानी कि डेल्टा r अपॉन r। या तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर ले लीजिए, या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस ले लीजिए, एक ही बात। तो ये फॉर्मूला भी काम का तो हुआ ही, पढ़ा तो था ही शायद अपन ने। इस पे आप 3 स्टार दे दीजिए। चलिए, लेटरल स्ट्रेन का डायमीटर अपॉन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, बस 3 स्टार दे रहे हैं। कहता है द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज l and the elongation of the stress is delta l, then longitudinal strain delta l by l है। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। तो पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिए। पॉइजन रेशियो हो जाएगा लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। तो लेटरल इज a change in diameter upon original diameter divided by change in length upon original length। तो ये डेल्टा d by d हो जाएगा, और इसको ऊपर लाते समय हम पलट देंगे l by डेल्टा, ऐसा। ये पॉइजन रेशियो। देखते हैं इसमें से किस रूप में लिखा है। ये जब इसको ऊपर लाते हैं ना तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। और अगर ये आपसे नहीं होती है, इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप बस ये देखते जाइए कि जिसको आप ऊपर लेते जाओगे, इसको ऊपर लाओ, इसका पावर चेंज करो, फिर इन दोनों को और ऊपर ले जाओ, पावर का साइन चेंज करो। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसका सही तरीका ये ही है कि मैं एक एक करके इन्हें ऊपर लेते चलता हूँ और पावर का साइन चेंज करता जाता हूँ। मैं इसे पहले डेल्टा डी बाई डी ही लिखूंगा, फिर ये डेल्टा एल लिखूंगा इंटू एल इनवर्स लिखूंगा। अब मैं इस पूरे को ऊपर ले जाता हूँ, तो डेल्टा एल का इनवर्स लिख लेता हूँ, और एल इनवर्स की जगह एल प्लस 1 कर लेता हूँ, बस। अब पता नहीं, हम शायद इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। एक बार और आप जिसको ऊपर ले जाओगे उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है कि ऊपर ले जाने में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको डाउट आता है, तो बस एक बात ध्यान रखिए, जिसको भी आप ऊपर ले जाओगे उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ लाओ, फिर यहाँ लाओ, फिर यहाँ लाओ, तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो बस अभी तो शायद ऐसा कुछ विषय जो मैं पढ़ा नहीं है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। The lateral strain is delta d by d, original length ये है, बस। तो डेल्टा डी बाई डेल्टा एल, ठीक है। ये कह रहा है डेल्टा डी बाय डेल्टा एल इंटू एल बाय डी। इसको ये पॉइजन रेशियो का ये फॉर्मूला देगा। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन्स, बस यही देखिए,
ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है भाई, ये लेटरल स्ट्रेन, ये लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, जो कि डेल्टा डी बाई डी था और डेल्टा आर बाई आर था। अगली लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि भाई पॉइजन्स रेशियो इज a ratio of two strains. Poisson's ratio is a ratio of two strains. It is a pure number. It is a pure number. It has no unit, no dimension. ये दो स्ट्रेन का रेशियो है और बस ऊपर भी स्ट्रेन है और नीचे भी स्ट्रेन है, तो अगर इनकी यूनिट होती भी तो भी कैंसिल हो जाती, इनकी यूनिट होती तो भी कैंसिल हो जाती। तो पॉइजन्स रेशियो, रेशियो है ना, नाम में क्लियर है, रेशियो, किसी भी रेशियो का कभी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइजन्स रेशियो एक रेशियो है और इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता, अगर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता तो ये मॉड्यूलस का नाम मुझे इसे बोलना पड़ता। ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है तो ये मॉड्यूलस नहीं है, ऐसा लिख लीजिए, इट इज स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ मॉड्यूलस। ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ मॉड्यूलस। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ मॉड्यूलस। Stress upon strain is a modulus. Strain upon strain is not a modulus. Stress upon strain is a modulus. इसलिए इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का दर्जा नहीं दिया क्योंकि ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है। और शायद इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नॉर्मली अपन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन पढ़ते हैं, वही हमारी आदत है। तो अगर हमने नहीं पढ़ा होगा, कोई फॉर्मूला भी पूछेगा तो आप तुक्का मारना चाहोगे और आप शायद स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कहना चाहोगे, पता नहीं क्यों, पर ये जितना लगता नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फील इसमें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी मजा आया ही नहीं। I do not know the reason, but this is certainly a bit more important than it appears. Poisson's ratio is a ratio of two strains. It is a pure number, has no unit or dimension. Its value depends on the nature of material. line लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, like Young's modulus, shear modulus, and bulk modulus. Value of Poisson's ratio also depends on the nature of material. ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये भी मटेरियल पे डिपेंड करता है और पॉइजन्स रेशियो भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। और बस एक फाइनल बात लिख दीजिए जिस पे आप 3 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए कि फॉर मेटल्स its value is of the order of 0.2 to 0.3. इसकी वैल्यू आपको याद करने की किसकी कितनी दी है किताब में, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर 0.2 और 0.3 की रेंज में। तो बस मैं कह रहा हूँ कि ये एक से बहुत छोटा आ रहा है, तो ये छोटा स्ट्रेन अपन बड़ा स्ट्रेन होना चाहिए, और एरिया में स्ट्रेन ज्यादा बड़ा नहीं होता, तभी तो उसकी ज्यादा बात नहीं की जाती। ये छोटा स्ट्रेन अपन बड़ा स्ट्रेन है, ये लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, तभी इसका आंसर, इसकी वैल्यू काफी 0.2 0.3 टाइप की आती है। बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना है, पर ये फिर भी थोड़ा सा काम का है, और स्टार्स जहां जहां ये काम का है वहां मैंने आपको स्टार्स दे दिए। अब और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, और वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर। Elastic potential energy in a stressed wire. When a wire is put under a tensile stress, work is done against the interatomic forces. बस जब एक वायर को आप खींचते हो तो आप उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ा रहे हो, और जब डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाता है जो मॉलिक्यूल्स को अपनी पुरानी पोजीशन में ले जाना चाहता है। वायर को जब हमने खींचा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ा, अगर स्प्रिंग होती और मैं उसे खींचता और छोड़ता तो इसमें फोर्सेस डेवलप होते तो इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाते। वायर के अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस तो पैदा होते ही, जैसे आपने वायर को खींचना शुरू किया अंदर फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि इस लेंथ में
इंक्रीमेंट को ऑपोज करना चाहते हैं, इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस रिस्टोरिंग फोर्स के बावजूद भी आप एक्स्ट्रा फोर्स बाहर नीचे लगाते हैं, और इस रिस्टोरिंग फोर्स के बावजूद भी ये रिस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हुआ है, ये स्ट्रेचिंग फोर्स है, ये स्ट्रेचिंग फोर्स है। जैसे एक वायर पे आप स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं, वायर में अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, और इसके बावजूद भी आप थोड़ा और फोर्स बढ़ा देते हैं और वायर को इलांगेट करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट फिर आप एक वर्क करते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वायर को और खींचने में आप जो वर्क करते हैं वो वायर में स्टोर हो जाता है वायर के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कहता है when a wire is put under tensile stress, work is done against the interatomic forces. This work is stored in the wire in the form of elastic potential energy. ये मैं अपनी भाषा में यही लिखवाना चाहूंगा, ऐसा ही लिख दीजिए। When a wire is stretched, work is done on the wire against internal restoring forces. Of course, ये restoring forces interatomic forces हैं। ये interatomic origin का है, इनका जो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ गया तो वो पास आना चाहेंगे, तो इंटरएटॉमिक origin का है। This work done on the wire gets stored in the wire in the form of its elastic potential energy. This work done gets stored in the wire in the form of its elastic potential. वायर तो कह रहा है भाई, वायर तो अपोज कर रहा है, पर फिर भी आप वायर को खींचना चाहते हैं। इंटरएटॉमिक फोर्सेस तो वायर में इलांगेशन को अपोज कर रहे हैं, और उस अपोजिशन के बावजूद आप इसकी लेंथ बढ़ाते रहना ही चाहते हैं, तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क वायर में स्टोर हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर ले जाते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ग्रेविटी कहती है ऊपर मत ले जा, पर हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो फिर हम जो वर्क करते हैं वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हो, कोई भी ऑपोजिंग फोर्स होता है उसके अगेंस्ट जब आप वर्क करते हो, तो वो वर्क एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। You need always some opposition to grow. You need some opposition and you need some competition to grow. ऑपोजिशन मिला तो हमने और वर्क किया, और वो फिर हमारा पोटेंशियल बढ़ गया। ऑपोजिशन मिला तो हमने और वर्क किया, और फिर हमारा पोटेंशियल बढ़ गया। When a wire of original L, area of cross section A is subjected to a deforming force F along the length of the wire, let the length of the wire be elongated by small l. Elongation को उसने small l का है, तो force ये सब हम लिख ही लेंगे, y young modulus है। Now for further elongation of an infinitesimally small and dl, ये अब इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन की मदद से कर रहा है। मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, पर चलिए बात कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत आपसे। लिख दीजिए लेट द लेंथ ऑफ अ वायर बी L, let the length of a wire be L, and let the elongation in it be L. Let the elongation in it be small l. For a further very small infinitesimally small, बहुत ही small elongation dl, elongation हम थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, तो जो वर्क डन है dw is force into dl। ऑलरेडी इसमें elongation L हो चुका है। मैं जानता हूँ y का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
y का फॉर्मूला मैं ये जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ ये FL अपॉन ये स्मॉल l है, और यहाँ से मैं f का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ YAL, ये इलॉन्गेशन है अपॉन कैपिटल। वायर पे आप यहाँ से आपने वायर को सस्पेंड किया हुआ है और वायर में आप थोड़ा सा इलॉन्गेशन पैदा कर चुके। डायग्राम बनाने की कोई खास आवश्यकता नहीं, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ थी और ये वायर में अभी इलॉन्गेशन और हो चुका है। इस समय जो वायर पे फोर्स है, बस इसके बाद मैं बहुत ही थोड़ा सा और इलॉन्गेशन करना चाहता हूँ, तो इस समय मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ। बहुत ही हल्का सा इसके बाद इसके बियॉन्ड इलॉन्गेशन और करना चाहता हूँ, तो इस इंस्टेंट पे जो ऑलरेडी फोर्स है उसकी वैल्यू ये रही। तो जो dw है वो है YA अपॉन L इंटू स्मॉल l और dl। ये अब जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये जो कांस्टेंट्स है इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगे, ये कांस्टेंट्स इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगे और ये बचेगा LdL, ये बचेगा LdL। ये जो कांस्टेंट्स हैं ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गए और टोटल इलॉन्गेशन, अब w की लिमिट है 0 टू w, वर्क डन पहले तो 0 था और बाद में w है, और इलॉन्गेशन 0 से बढ़ा के आपने l कर दिया, ये हो जाएगा YA/L इंटू L स्क्वायर बाय 2। ये डेरिवेशन ऑफ कोर्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे। ये एनसीईआरटी ने दिया था तो मेरा कराना गरम हो गया, मुझे कराना पड़ा, पर आप रिवाइज मत कीजिएगा। हाँ, इंटीग्रेशन रिवाइज हो रहा है हमारा। आपने ये सीखा कि कांस्टेंट्स को बाहर ले आइए और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1, इसका पावर 1 है। ये लिमिट्स मैंने ली है, इलॉन्गेशन शुरू में 0 था और बाद में फाइनल इलॉन्गेशन l है, ये इलॉन्गेशन का पावर 1 है। अगर ये l है तो इट कैन बी, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू l। खैर वर्क डन का ये कुछ फॉर्मूला आ रहा है जो हमें अभी याद तो नहीं हो, हमने डेरिवेशन कर तो लिया पर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, या आगे आगे भी जा रहा है तो उसको मैं वो भी कर ही लेता हूँ। जो एनसीईआरटी दे रहा है मैं इसको अपने अलग तरीके से आपको ये समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा, मैं डिफरेंट बात करूंगा जो ज्यादा काम की होगी। तो अभी और आगे चले ही जाते हैं। पूरा वर्क डन वायर में इलॉन्गेशन 0 से पूरा L पैदा करने के लिए, टोटल इलॉन्गेशन पैदा करने के लिए जो वर्क करना पड़ा है वो है हाफ इंटू वाई इंटू A इंटू L स्क्वायर बाय L। मैं काम करता हूँ इसको एक L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, एक L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो हो गया हाफ बाय A L स्क्वायर इंटू L अपॉन L स्क्वायर, ये हो गया हाफ बाय A L बाय L का स्क्वायर इंटू L, हो गया हाफ बाय L बाय L का होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये टोटल वर्क डन, और जितना वर्क डन है उतनी ही एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर है, ये जो वर्क डन है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर है, वह है हाफ इंटू वाई, और L बाय L को आप स्ट्रेन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू पूरे वायर की वॉल्यूम, A इंटू L तो वायर की वॉल्यूम होती है ना। ये वायर में जो एनर्जी स्टोर्ड है ये ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पर मैं आपको अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। इसने y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर को, अब भाई y होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो मे भी आप स्ट्रेन को लिख दीजिए एक बार y बाय स्ट्रेस। अच्छा y तो हटाना ही है, पूरा y हटाना है। अगर y हटाना है, तो y की जगह आप लिख दीजिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर y आपको हटाना है, y के टर्म्स में आंसर नहीं है, तो लिख दीजिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो एक स्ट्रेन और एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम।
ये मैं और बेटर तरीके से सारी बातें आपके सामने दोबारा रख रहा हूँ। जरा पढ़ ही लें। कहता दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ये यू का नाम दे रहा है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं तो शुरू से ही चाहता हूं कि यू का नाम दे। Therefore, the elastic potential energy per unit volume of the wire पे चला। हमारी पहले हेडिंग थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर। अब वो पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर ये वॉल्यूम को आप नीचे ले आओ तो आपको मिल जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये सारी की सारी बातें मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूं अपने तरीके से। मैं ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन दे रहा हूं जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, ज्यादा काम करेगा। एक ही बात असली काम की है, और वो ये इस फॉर्मूले में वर्क डन है ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fx। वहीं से हम अपना सारा डेरिवेशन शुरू करते हैं। पर यहाँ फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है। मतलब फॉर्मूले में आप देखिए आंसर में एक चीज आ रही है इंपॉर्टेंट है, और वो है हाफ। यहाँ हमेशा अभी इलास्टिसिटी के चैप्टर में फॉर्मूले में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हाफ। ये बात आप शुरू से ही 5 स्टार लगा के लिख दीजिए। लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट term in the formula of elastic potential energy is half। बस ये हाफ पर आपका ध्यान, हाफ की गलती आपसे ना हो जाए, हाफ की गलती आपसे ना हो जाए। अब मैं ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन दे रहा हूं। क्योंकि हमें वो कचरा पूरा समझ नहीं आया जो एनसीईआरटी ने किया, ज्यादा उसे हम मूड ही नहीं करेगा उसे पढ़ने का। हमें डेरिवेशन तो फिर वैसे भी नहीं करना है, ना वो ना ये, पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है अच्छा, जो कि जनरल काम का है, हमेशा ही काम आएगा। इसके जरा ध्यान से सुनिए। क्या है कि आप इस वायर पे, ये वायर है, इस पे आपने मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, स्ट्रेचिंग फोर्स 15 न्यूटन का सपोज लगा दिया। तो शुरू में तो स्ट्रेचिंग जो रिस्टोर स्ट्रेचिंग फोर्स तो हमारा 15 न्यूटन है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स था ना वो शुरू में 0 था। जो वायर में थोड़ा इलोंगेशन होगा तो एफ का फॉर्मूला kx आएगा ना। ये जो वर्क पावर एनर्जी में हम इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, और हम तो ये बोलते हैं एफ का फॉर्मूला है kx, और अगर वेरिएबल फोर्स है kx का तो इंटीग्रेशन करके हाफ kx स्क्वायर का फॉर्मूला वहां भी दे ही दिया था। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि स्ट्रेचिंग फोर्स मान लीजिए आपने एफ लगा दिया, पर रिस्टोरिंग फोर्स तो 0 है शुरू में, और बाद में ये वायर जब स्ट्रेच हो जाएगा और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ होगा। यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू 0 से बढ़ के एफ हुई है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक अगर हम समझ लें तो हमें हमेशा ही काम आएगा। आप लिख लीजिए द अप्लाइड स्ट्रेचिंग फोर्स is throughout constant at F, but the restoring force gradually in a linear way increases from 0 to F। ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, पर अगर हमें रिजल्ट्स याद करने हैं तो ये करना ही होगा, और आगे भी हमेशा काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। जो अप्लाइड फोर्स है वो तो हमने एफ लगा दिया, पर रिस्टोरिंग फोर्स तो शुरू में, एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस kx वाला, ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो जब वायर में स्प्रिंग में इलोंगेशन शुरू में 0 है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स 0 है। आपने वेट अगर एक टांग दिया तो वायर इलोंगेट होगा और फिर वायर इक्विलिब्रियम में आएगा। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तब जाके स्ट्रेचिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है। शुरू में रिस्टोरिंग फोर्स 0 है, और पर आपने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया है तो स्ट्रेचिंग फोर्स के कारण वायर में इलोंगेशन होगा, और फाइनली जब वायर इक्विलिब्रियम में आएगा तो स्ट्रेचिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होंगे। मैंने ये अप्लाइड फोर्स शुरू में एफ लगाया है, ये अप्लाइड फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स शुरू में 0 है। वायर में इलोंगेशन होगा और एक समय आएगा
जब रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ के F हो जाएगा, तो ये तो थ्रू आउट कांस्टेंट है, पर आपको स्ट्रेचिंग फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को नहीं निकालना है. You have to calculate the work done against the restoring force. So focus your attention on the restoring force. Restoring force 0 से बढ़कर F हुआ, but the restoring force increases linearly from 0 to F. ये बात आपके समझ में आई हो या ना आई हो, ज्यादा चिंता न करें. Explanations are not important. Final conclusions are. आपको बस यकीन हो कि जो फॉर्मूला फाइनली आपको दिया जा रहा है वो सही है, तो ये सब कचरा है, इस पे ज्यादा ध्यान ना दें. फाइनल फैसला ये है, we can consider the restoring force to be constant throughout. Constant throughout at average value, 0 plus F by 2. We can consider the restoring force to be constant throughout at average value. फोर्स पहले 0 था और बाद में F है, और वो S से बढ़ के ये F इक्वल टू kx का ये ग्राफ होता है. अगर F इक्वल टू प्लस kx होता तो ऐसा ग्राफ होता x और F में, तो बस लीनियर वेरिएशन है. वेलोसिटी अगर u से बढ़ के v होती है तो हम वेलोसिटी को u प्लस v बाय 2 पे कांस्टेंट मानते हैं. लीनियर वेरिएशन है. तो अब अगर आप वर्क डन की बात करना चाहते हैं, तो फोर्स को अगर आप एवरेज वैल्यू पे कांस्टेंट मान रहे हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए. इस चैप्टर में आप डिस्प्लेसमेंट नहीं, इलॉन्गेशन की बात करिएगा. तो जो वर्क डन है वो 0 प्लस F by 2 into L है, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हाफ FL. मेरे हिसाब से ये वर्क डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और अब आप एक्सप्लेनेशन पे और डेरिवेशन पे मत जाइए. सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, और एवरेज फोर्स है F by 2. एवरेज फोर्स है F by 2, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आज मैं बोलूंगा F by 2 इनटू इलॉन्गेशन. वर्क डन का जो सबसे सुंदर फॉर्मूला है, जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है, वो FL. जहां L मैं x की जगह वर्ड यूज कर रहा हूं. अब हम इसे F को बोलते हैं kx की जगह मैं लिख लूंगा kl. तो इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा हाफ kl स्क्वायर. वर्क डन बेसिक फॉर्मूला है हाफ FL. भाई वर्क पावर एनर्जी में फॉर्मूला था FL, पर रिस्टोरिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, इसलिए हाफ का टर्म आ रहा है. फिर मैंने F को जैसे kx लिखता था ना, F को लिख दिया kl. तो आप केवल इन पे ध्यान दीजिए, इन डेरिवेशंस पे. ये भी फॉर्मूला याद करना, ये भी फॉर्मूला याद करना, हम कर सारे चुके हैं ऑलरेडी. और इसी तरह से इसका एक ग्रुप और है, ये सेकंड हो गया. और थर्ड ये है कि जो वर्क डन है या जो स्टोर्ड एनर्जी है, आप हाफ FL में एक काम कर सकते हैं कि F का फॉर्मूला क्योंकि KL होता है, इसलिए L को आप F by K लिख दीजिए. तो आप F को तो F ही रहने दीजिए, L को F by K लिख दीजिए. तो एक फॉर्मूला आपके पास और हो जाएगा हाफ F स्क्वायर बाय K. मेरे पास समरी में देखिए आ गई कि एनर्जी के या वर्क डन के फॉर्मूला है हाफ FL is equal to half KL square is equal to half F square by K. ये मेरी फाइनल समरी है 5 स्टार वाली. मुझे किसी डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं. I am just not interested in any kind of derivation, any support, any explanation. मुझे केवल ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और बिना गलती के मैं न्यूमेरिकल में यूज कर पाऊं. चिंता केवल एक बात की है, तो वर्क वैसे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अब ये एवरेज फोर्स की बात है, इसलिए हाफ आएगा. इतना सा बस आपको बोलना है कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, इसलिए एवरेज फोर्स लेंगे, इसलिए हाफ आएगा. फिर से वार्निंग लिख दीजिए कि बी केयरफुल कि which formula of work will have half and which will not. वर्क के कौन से फॉर्मूले में हाफ आएगा और कौन से फॉर्मूले में हाफ नहीं आएगा, यही आपको चिंता करनी होगी. Be careful that which formula of W has the term of half and which does not. वर्क डन के किस फॉर्मूले में हाफ आएगा और किस में नहीं आएगा. आप इससे तो डेरिवेशन याद कर ही लेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. इस चैप्टर में हाफ FL आएगा, फिर F को KL डाल दीजिएगा.
और फिर एल हटाना हो अगर तो एफ बाई के डाल दीजिएगा, एल हटाना हो तो एफ बाई के डाल दीजिएगा। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? अब देखो एक ही चीज के 3 फॉर्मूले हो गए और ये सवाल अच्छे बढ़िया खूब कॉमन है सवाल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको के नहीं दिया गया, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब फोर्स नहीं दिया गया, और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब इलोंगेशन नहीं दिया गया। मैंने दोबारा लिख देता हूं आपके साथ, कब कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे तो थोड़ी परेशानी की बात हो गई। कंप्लीट समरी में आपको ये दे रहा हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एल। अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एल। अभी मैं फायर की बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें आएगा हाफ एफ एल, इसमें फिर आएगा हाफ के एल स्क्वायर और इसमें आएगा हाफ एफ स्क्वायर बाय के। अब आपको सवाल में देखना पड़ेगा ये आप कब लगाओगे जब शायद के नॉट गिवन, ये आप कब लगाओगे जब फोर्स स्ट्रेचिंग फोर्स नॉट गिवन, और ये आप कब लगाओगे जब इलोंगेशन नॉट गिवन। ये है वायर में स्टोर्ड एनर्जी के ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 आप अच्छे से याद कर लीजिए। हर फॉर्मूले में हाफ आ रहा है। अगर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो वहां ऐसा ही कुछ था पर हाफ नहीं आता था बस। के को भी हमें अभी मैं पहले तो, अब उसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए। अच्छा इन सब की यूनिट है जूल, क्योंकि एनर्जी है ना, लिखिए यूनिट ऑफ ऑल द अबव फॉर्मूला इज इन जूल। ये जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं इनका आंसर जूल में आएगा, क्योंकि ये सब के सब वर्क डन है, ये सारे के सारे वर्क डन है, इनका आंसर जूल में आएगा। अब आप हेडिंग दे दीजिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं कहता हूँ ये जो एनर्जी है ना, जो अभी आपने पढ़ी, जैसे हाफ एफ एल, ये पूरे वायर की एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हो जाएगी हाफ एफ एल अपॉन वॉल्यूम है ए इनटू एल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एफ एल और एल बाय एल। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बढ़िया फॉर्मूला है हमारे लिए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और इसके टर्म्स में उसने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एनसीईआरटी ने, अगर इसके टर्म्स में कह रहा है आप बात करिए तो एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम कर दीजिएगा। हो सकता है कभी वो सवाल आपको दे दे कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी है और पूरे वायर की वॉल्यूम निकालिए, पूरे वायर में स्टोर्ड एनर्जी निकालिए। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर दी है आपको और पूरे वायर की एनर्जी चाहिए तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एनसीईआरटी के डेरिवेशन में एक यही बस काम की बात थी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से एनर्जी पे कैसे जाना है, ये एक अच्छी बात थी। इस पे आप अलग से फिर से 4 स्टार दे दीजिए। अगर उसने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दी है और आपको एनर्जी पे जाना है तो आप यहाँ से वॉल्यूम को वहां ले जाइए। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट होगी जूल अपॉन मीटर क्यूब। ये जूल है और ये मीटर क्यूब है, और एनर्जी की यूनिट होगी जूल। आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे तो जूल पर मीटर क्यूब के हैं कि जूल के हैं। ऑप्शन जूल पर मीटर क्यूब के हैं कि जूल के हैं, वो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसके अब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जिसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, इसके सारे फॉर्मूले अलग से आपको दोबारा लिखवाता हूं। अब फिर से हेडिंग दे दीजिए वेरियस फॉर्मूले ऑफ एनर्जी डेंसिटी, वेरियस फॉर्मूले ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन द स्ट्रेच्ड वायर, वेरियस फॉर्मूले ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन द स्ट्रेच्ड वायर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला
हाफ तो भाई आज भी आया, एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ Fl, वायर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ Fl, पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो आप स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, फोर्स को आप स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हैं और इलांगेशन को स्ट्रेन से रिलेट कर सकते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही रहने दीजिए और स्ट्रेन को लिख दीजिए y इनटू स्ट्रेस, नहीं y का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस की जगह लिख दीजिए y इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस को लिख दीजिए y इनटू स्ट्रेन और इसको स्ट्रेन ही रहने दीजिए। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का दूसरा फॉर्मूला हो गया हाफ y इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्या किया मैंने, स्ट्रेस की जगह लिख दिया y इनटू स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन और स्ट्रेन मिलकर स्ट्रेन स्क्वायर हो गया। मैं एक और काम कर सकता था कि हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन में, सब मैं स्ट्रेन मान लीजिए सवाल में नहीं दिया है, तो स्ट्रेन को एलिमिनेट कर दूंगा, स्ट्रेन को लिख दूंगा स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेन को लिख देता हूँ स्ट्रेस बाय वाई, तो ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और स्ट्रेन की जगह लिख दिया मैंने स्ट्रेस बाय वाई। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला एक और भी हो गया हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं और शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है आप इन्हें, इससे पहले कि आपकी हैबिट में शामिल हुए। एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसे, इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब है, इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब है। इसका फॉर्मूला ऐसा फिर से हेडिंग दे दीजिए जरा, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस फॉर्मूले पे आइए एनर्जी डेंसिटी में, और ये तो प्योर नंबर है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, स्ट्रेन पे तो कभी कोई डायमेंशन होते नहीं है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी is same as that of stress. Unit of energy density is same as that of stress. Stress की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। इसको आप मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब, और न्यूटन मीटर इन फोर्स इनटू डिस्टेंस इन वर्क इन एनर्जी, ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब। तो जो पास्कल है वही न्यूटन, जो 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वही 1 जूल पर मीटर क्यूब है। ये एनर्जी डेंसिटी भी है, यही स्ट्रेस भी है, यही प्रेशर भी है और यही मॉडुलस भी है, ये y भी है, g भी है, b भी है। जो स्ट्रेस पास्कल है वही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वही 1 जूल पर मीटर क्यूब है। ये एनर्जी डेंसिटी भी यही है, स्ट्रेस भी यही है, प्रेशर भी यही है, और इसलिए मॉडुलस भी यही है, चाहे यंग्स मॉडुलस, चाहे शियर मॉडुलस, चाहे बल्क मॉडुलस। वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। ऐसा फिर से लिख दीजिए कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम y g b स्ट्रेस प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, इसे एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं। एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस, प्रेशर, सर all have same dimensions। हाँ बोलिए। सर वो ऊपर का पोर्शन थोड़ा विजिबल देखते हैं। ओके, एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस, प्रेशर, all have same dimensions। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई
बिल्कुल 5 स्टार देने लायक हो गई। थियरी की भी कुछ बातों पे मैं 5 स्टार लगाता हूँ, और मेरे हिसाब से केवल 5 स्टार वाली चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में जानी चाहिए, वरना तो एंडलेस है। थियरी की जानकारी पे भी मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, and only 5 star points to be copied down into your short notes. इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है कि which of the following have identical dimensions, उसका 4 मैथ्स का कॉलम बना के दे देगा, इनमें से कुछ भी उठा ले। मैं ये सारे फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। समरी, वर्क डन की और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड की, एनर्जी स्टोर्ड की और एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है हाफ एफ एल, हाफ, याद नहीं आ रहा, हाफ एक्स स्क्वायर बाय के और हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो बेसिक फॉर्मूला। अब आप एक काम करिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी और ये है एनर्जी डेंसिटी। आप एक काम जरा ध्यान से करिएगा, एनर्जी डेंसिटी के लिए ना, एनर्जी, ये है एनर्जी। एक काम करना पड़ेगा कि फोर्स की जगह आप स्ट्रेस डाल देना और इलॉन्गेशन की जगह आप स्ट्रेन डाल देना, और के की जगह आप मॉड्यूलस डाल देना, वाई वगैरह। चलो मैं अपने सारे आंसर वाई के डाल देता हूँ। ये 3 बातें आपको जरा समझनी पड़ेगी। भाई फोर्स का ताल्लुक स्ट्रेस से है, इलॉन्गेशन का ताल्लुक स्ट्रेन से है, और शायद कोई कांस्टेंट जो यहाँ आ रहा है उसका ताल्लुक हमारे मॉड्यूलस से है। एनर्जी का फॉर्मूला अगर हाफ एफ एल है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। फोर्स के बदले में स्ट्रेस लिख सकता हूँ और इलॉन्गेशन के बदले में स्ट्रेन लिख सकता हूँ। ये हाफ एक्स स्क्वायर है, एफ के बदले में स्ट्रेस लिख सकता हूँ और के के बदले में मैं वाई या जी या बी कुछ भी लिख सकता हूँ, और हाफ, फिर ये मॉड्यूलस हो गया, जो कि चलो अपनी बार में जानबूझ के बी लिख लेता हूँ, हाफ बी और इलॉन्गेशन स्क्वायर यानी स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ वाई इनटू स्ट्रेन स्क्वायर हो सकता है, जो भी मॉड्यूलस वाई या जी या बी कोई भी हो सकता है। तो सब रिलेटेबल है। अगर ये आपको याद है, जो कि आपने डिराइव किए ही थे, तो इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। ये एनर्जी है, ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी में बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, भारी भारी बातें आ रही हैं। फोर्स के बदले स्ट्रेस लिख दो, इलॉन्गेशन के बदले स्ट्रेन लिख दो, फोर्स के बदले स्ट्रेस लिख दो, और इधर इस कांस्टेंट के बजाय मॉड्यूलस वाला कांस्टेंट ले लो, इस कांस्टेंट के बजाय मॉड्यूलस वाला कांस्टेंट ले लो, और इलॉन्गेशन के बदले स्ट्रेन ले लो। अब ये फिर भी रिलेटेबल है और ये आपको करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये आपको करना ही है। इस पर खूब सारे न्यूमेरिकल, इन पे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। एक्चुअली दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट, दिस इज स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट। पर ऑफ कोर्स इन सभी को मास्टर करना आवश्यक है। और उसके बाद क्वेश्चन तो वही बन रहा है, जिससे आप चलिए एक क्वेश्चन फिर से लिख दीजिए कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन एज हाफ डी इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। दे दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वाई ले लेता हूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन लिख दीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला उसने दे दिया। इट इज अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ एरिया ए एंड लेंथ एल। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला उसने दे दिया, इट इज अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ एरिया ए एंड लेंथ एल, सिलिंड्रिकल वायर ऑफ एरिया ए एंड लेंथ एल। कंपेयर नहीं है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी। ऑफ कोर्स मैं हमेशा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, तो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, सो हाफ वाई इनटू स्ट्रेन स्क्वायर को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एनर्जी हो जाएगा हाफ वाई इनटू स्ट्रेन स्क्वायर इनटू ए इनटू एल। बस इतना ही सिखाना है मुझे आपको। उन्होंने आपको एनर्जी डेंसिटी की बात दी हो और एनर्जी मांगी हो, तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
इसकी यूनिट आती है जूल पर मीटर क्यूब और इसकी यूनिट आती है जूल। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट आती है जूल पर मीटर क्यूब और पूरे वायर की एनर्जी की यूनिट आती है जूल। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही सीखना है। जो भी इन्होंने दिया है उसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म। ये सारी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं और अब बस एकदम टोटल इडियोटिक बातें इसमें बची हुई। 9.7 में भी पूरा का पूरा जो चैप्टर में अब जो बातें बची हैं वो शायद किसी भी काम की नहीं। मैं बहुत तेजी से इन्हें उड़ा देता हूँ। जो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपके सामने हो चुकी हैं और अब जो पोर्शन है वो पूरी तरह इग्नोर भी मारा जा सकता है। कहता है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। मैं तेजी में इसे जस्ट एक बार पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल दिख रहा है, कहीं कुछ मैथमेटिकल तो दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ मैथमेटिकल दिख जाएगा तो वो काम का है। थियरी एकदम नॉनसेंस है और कॉन्फिडेंस को कम करने वाली है। थियरी में आपने अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। The elastic behavior of material plays an important role in everyday life. All engineering designs require precise knowledge of the elastic behavior of material. For example, while designing a building, the structural design of the columns, beams, and supports require knowledge of strength and materials used. Have you ever thought why the beams used to construct construction of bridges as supports, etc., have a cross section of the type I? तो एक ही बात लिख सकते हैं, एक ही बात लिख दीजिए। हमें रीजन से मतलब नहीं है, हमें नॉलेज होना चाहिए, बस फैक्ट पता होना चाहिए। और फैक्ट यह है कि लिख दीजिए beams used in the construction of bridges are I-shaped. जो बीम यूज करते हैं जिसके ऊपर ब्रिज को सपोर्ट करते हैं, मेट्रो आपके सामने बन ही रहा है, बहुत सारा आप देखते हैं, ये जो बीम है जिसके ऊपर से मेट्रो जा रही है वो बीम आई शेप्ड की है। बस आपको इतना जानना है कि ये आई शेप की होती है। क्यों? इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें एक्सप्लेनेशंस तो चाहिए ही नहीं, फैक्ट चाहिए, बस फाइनल कंक्लूजन चाहिए। Why does a heap of sand or a hill have a pyramid shape? Answers to these questions can be obtained from the study of structural engineering, which is based on concepts developed here. तो भाई इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे ना, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे। अभी काय को हमारे लिए काम का रायता फैला रहे हैं। The cranes used for lifting and moving heavy loads from one place to another have a thick metal rope to which the load is attached. The rope is pulled by using pulleys and motors. Suppose we want to make a crane which has a lifting capacity of 10 tons or metric tons. Ton या metric ton एक ही बात होती है, और 1 ton हो या 1 metric ton हो वो 1000 kg होता है। How thick should the steel rope be? ये जरूर हम एक क्वेश्चन के रूप में आपसे बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ये जरूर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया हमें, एक क्वेश्चन मिल गया, लिखिए। Steel has a yield strength. Steel has a yield strength of, steel की yield strength है 300 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब yield strength का क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यूनिट बता रही है कि ये कोई सा स्ट्रेस है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है स्टील की yield strength उसने मुझे दी है, मुझको yield strength कुछ याद नहीं है, पर यूनिट से मैं पहचान जाऊंगा कि ये क्या है। कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रोप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्टील रोप, calculate the area of a steel rope which will be able to hold a mass of 10 ton, which will be able to hold a mass of 10 ton. ये स्टील केबल है, क्रेन से कनेक्टेड है, शायद ये स्टील है और ये मास है, और होल्ड करना है। होल्ड मतलब इक्विलिब्रियम में आपको इसे पकड़ के रखना है। तो यहाँ जो टेंशन पैदा होगी वो mg के बराबर होना चाहिए। जो टेंशन है वो mg के बराबर पैदा होनी चाहिए, और जो मैक्स जो एरिया जिसका मुझे निकालना है ना, मैं काम करता हूँ, मैं दोनों साइड एरिया से डिवाइड कर देता हूँ। P/A is equal to m/a into g, और इसने मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कुछ दिया हुआ। जो स्टील टेंशन बर्दाश्त कर सकती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मुझे दिया।
ये 300 into 10⁶ 300 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। m है 10 into 1000, g की वैल्यू है 10 टन है ना, 1 टन है ना 1000 kg, m है 10 और ये kg में लाऊंगा और इसका एरिया मुझे निकालना है। बस भाई मुझे मास पकड़ना है। ये एक अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकने लायक है, बिल्कुल 5 स्टार देने लायक है। थियरी के अंदर घुसेड़ के उन्होंने सवाल दे दिया, बढ़िया शानदार सा। मेरे को ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है मुझे नहीं मालूम, पर उसने मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जानकारी दी कि स्टील में टूटने के पहले वो वायर इतनी टेंशन बर्दाश्त कर सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इक्विलिब्रियम की वजह से मेरी इक्वेशन तो बन रही है T/mg, पर एरिया की बातें करनी ही थी तो मैंने दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दिया। और स्टील का जो T/A है, स्टील का T/A उसने मुझे ये दिया हुआ है, स्टील का T/A दिया हुआ है, m मुझे दिया हुआ है kg में, m into g by a। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो a निकल आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काम का है, और इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं जानना है। पूरा का पूरा इलास्टिसिटी का चैप्टर अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो भी ये सवाल आपसे बन सकता है, क्योंकि उसने आपको एक जानकारी दी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और एक मास दिया है जिसको कि मैं mg करके न्यूटन में ले जाऊंगा तो मुझे मीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। उसने एक जानकारी दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और एक kg में दिया है, जिसको अगर मैं mg कर लूं तो वो न्यूटन में चला जाएगा। तो दोनों तरफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए। एक तरफ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ही, एक तरफ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ही, ये mg न्यूटन में आता है। अगर आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए तो एरिया से डिवाइड कर दीजिए। अब ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा, mg आप पुट कर दीजिएगा। मतलब हमने इसका फॉर्मूला खुद ही बना लिया। इसने मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जानकारी दी थी और एक जानकारी न्यूटन में थी और मीटर स्क्वायर वाली चीज मांगी थी, तो फॉर्मूला मैंने खुद बना लिया भाई। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में कि आपने इलास्टिसिटी ना भी पढ़ी हो तो भी आईक्यू से या कॉमन सेंस से या यूनिटरी मेथड से आप फॉर्मूला खुद ही बना लो। ये क्वेश्चन एनीवे काम का है, जरा ध्यान दीजिए। कहता है करस्पॉन्डिंग टू रेडियस अबाउट 1 सेंटीमीटर। कहता है ये जो एरिया है ना, अगर मैं इसका पाई आर स्क्वायर लगा दूं तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और रोप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो 1 सेंटीमीटर मोटी रोप तो अच्छी मोटी रोप हो गई। इतना आपने क्रेन में देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े मासेस को जो उठाता ही है क्रेन, उसमें जो केबल आ रही होती है वो अच्छी मोटी होती है, तो 1 सेंटीमीटर थिक मोटी तो अच्छी मोटी केबल है। जनरली अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी of about a factor of 10 in the load is provided. Thus, a thicker rope of radius about 3 centimeters is recommended. ये एक बात और ज्यादा ध्यान देने लायक है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हेडिंग दे दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हेडिंग दे दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और वो कहता है भाई हम तो सेफ चलते हैं, जितना एरिया हमारी कैलकुलेशन से आ रहा है ना उससे 10 गुना ज्यादा एरिया लेते हैं, यानी आर स्क्वायर करीब 10 गुना ज्यादा लेते हैं, तो आर रेडियस करीब 3 गुना ज्यादा लेते हैं। ऐसा लिख दीजिए कि the area या सीधे रेडियस ही ले दीजिए, रेडियस of about 3 times the calculated radius is should be used। जो कैलकुलेटेड रेडियस आ रहा है उससे करीब करीब 3 गुना ज्यादा रेडियस आपको लेना चाहिए। अगर बाय चांस एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जो कैलकुलेशन की है ना उसको into 3 करके आपको आंसर देना है रेडियस के मामले। और अगर एरिया निकालना है तो जो एरिया आपको निकालना है उसको into 10 करना है। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार देने लायक। इन पे क्वेश्चन आने की संभावना मेरे हिसाब से कम है, पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि कैलकुलेशन से जो आंसर आता है उसे आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। ये जानना जरूरी है, बाय चांस अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वो बोलेगा नहीं सवाल में, और आपको उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर एरिया निकालना है। और अगर रेडियस निकालना है तो जो कैलकुलेटेड रेडियस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। यू वांट टू प्ले सेफ। Thus, a thicker rope of radius 3 cm is recommended. A single wire of this radius would practically be a rigid rod, so the ropes are always made of a number of thin wires braided together. पतले पतले वायर होते हैं, आपस में लपेट देते हैं। एक मोटी रॉड के बजाय हम पतले पतले वायर लेते हैं। वो आपने ध्यान से केबल देखी, आप केबल जानते हैं। एक मोटी रॉड के बजाय आप ऐसा उसमें ये ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे वायर्स को लेके एरिया इफेक्टिवली उतना ही बन जाता है, और वो ट्विस्टेड रॉड कहते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, ब्रेडेड टुगेदर। छोड़ दीजिए, वो बात काम की नहीं। लाइक इन पिग टेल्स
फॉर इज इन मैन्युफैक्चर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। छोड़ दिए। ब्रिज कहता है कोई डिजाइन इस तरह से करना है कि ये ट्रैफिक वगैरह का लोड विथस्टैंड कर सके ना, खुद का वेट विथस्टैंड कर सके। बिल्डिंग्स में भी हम यही सब बीम डालते हैं। जो वर्टिकल खड़ा होता है हमारे घर में वो कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है जो छत को सपोर्ट करता है उसे बीम कहते हैं। जो वर्टिकल है वो पिलर है और जो हॉरिजॉन्टल है वो बीम है। वो बीम भी तो छत को सपोर्ट कर रही है। इन बोथ द केसेस ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम अंडर लोड ऑफ इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ये जो बीम छत है ना, ये छत है, इसको यहाँ बीम से हमने सपोर्ट किया है, पर बीम कभी कभी ऐसे सैग कर जाती है। तो आप हेडिंग दे दीजिए बेंडिंग ऑफ बीम। इसका इन्होंने फॉर्मूला भी दिया है एनसीईआरटी में, पर मैं तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कह रहा है बीम ऐसी स्ट्रेट थी पर ऐसे बैंड हो गई, सैग हो गई। बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में उसने कुछ फॉर्मूला दिया है और इसको डेल्टा बोला है। ऐसी थी, इतनी वो सैग हो गई और डेल्टा का इसका पूरा फॉर्मूला दिया है। तो यद्यपि ये मैथमेटिक्स है, पर मैं तो इसके फेवर में नहीं, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं। इफ यू वांट टू प्लेस इट, आप कर लीजिए। बेंडिंग ऑफ बीम में जो ये सैग डेवलप हुआ है, डिफ्लेक्शन जो हुआ है, बीम ऐसे एकदम खड़ी थी जब बनाई थी, कुछ सालों बाद बेंडिंग बीम झुक गई। The beam should not bend too much or break. Let us consider the case of a beam located at the center and supported near its center as shown. A bar of length L. सब छोड़ दीजिए। B क्या है, D क्या है, मैं तो ये सब भी नहीं पढ़ा। D का क्यूब आता है फॉर्मूले में। कभी कभी रेयर सवाल कहीं गाइड्स में देखने को मिले हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम्स में पिछले 25-20 साल से तो सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं आए। एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है, इसलिए हमें इसे इज्जत तो देनी पड़ेगी। कभी कभी इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि भाई ये डेप्थ है, कोई सी भी ये डेप्थ है, बोले डिफ्लेक्शन में और डेप्थ में क्या रिलेशन है। तो 1/d³ ऐसा कुछ हल्का फुल्का याद रख ले तो ठीक है, वरना जाने दीजिए। कहता दिस रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग ऑलरेडी। कहता डेरिवेशन नहीं दिया, कह रहा है आप इसे डिराइव कर सकते हैं। तो हम पागल हो गए क्या? हाँ, कहता डेप्थ से ज्यादा फायदा मिलेगा। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू d⁻³ कुछ बातें कर रहा है जो मैं पढ़ने लायक भी नहीं समझ रहा। आई का फायदा क्या है मालूम है? आई सेक्शन का फायदा क्या है? आई सेक्शन का फायदा ये है कि तुमको ऐसी बीम अगर लेनी पड़ रही है ना, ऐसा पिलर लेना पड़ रहा है ना, तो अगर तुम उसके बदले ऐसा ले लोगे तो मटेरियल कम लगेगा ना, इतना सारा मटेरियल नहीं लगेगा। बस ऐसा कुछ फायदा है, लाइन छोटी सी कहीं लेके इसलिए लिखा है इन कॉलम्स और पिलर्स when I section is used, the material required decreases. The amount of material required decreases. ऐसा solid pillar बनाने के बजाय अगर आप I shape का बना देंगे तो एरिया तो उसे प्रॉपर मिल रहा है। जो सपोर्टिंग एरिया है ना, ये सपोर्टिंग एरिया तो प्रॉपर मिल रहा है, और मटेरियल आपका काफी साइड से आपने निकाल लिया, सस्ता पड़ गया। इसको मैं बिल्कुल भी डीप में नहीं जा रहा हूँ और टोटल आपको भी छोड़ देना चाहिए। फिर कहता है आंसर टू द क्वेश्चन में व्हाई द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लिखने लायक है। मैं पिलर और कॉलम वॉलम की बातें और बेंडिंग और बीम की बातें छोड़ चुका हूँ, मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल एक आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लगती है मुझे, और वो ये है, क्वेश्चन के रूप में ही मैं आपसे बात करता हूँ। क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए कि इलास्टिक लिमिट फॉर अ टिपिकल रॉक इज, अच्छा 5 स्टार जाएगा सवाल पे। इलास्टिक लिमिट फॉर अ टिपिकल रॉक इज 30 × 10⁻⁷। इलास्टिक लिमिट है, पता नहीं कौन सा मॉड्यूलस, और इलास्टिक लिमिट से उसका क्या मतलब है वो भी मुझे नहीं मालूम, बस मैं तो यूनिट पे जा रहा हूँ। इसने कहा ये इलास्टिक लिमिट है, सॉरी ये वो नहीं है, मॉड्यूलस नहीं है, ये इलास्टिक लिमिट है। मुझे नहीं पता क्या होता है इलास्टिक लिमिट, पर मेरे सामने उसकी यूनिट है, बस देख लूं
अच्छा, आगे लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉक्स, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉक्स, ये इस 3 ग्राम पर सीसी, पानी के 3 गुना, 3 ग्राम पर सीसी, 3 ग्राम पर सीसी। तो क्या कहता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन पॉसिबल ऑन अर्थ, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन पॉसिबल ऑन अर्थ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से क्या करना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर दिया है, ऐसा सॉल्यूशन लिख दीजिए कि वी हैव बीन गिवन समथिंग इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कुछ दिया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट h, and we have also been given density। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं प्रेशर मानना चाह रहा हूं, और प्रेशर का मैं एक फॉर्मूला h rho g तो मुझे याद आ जाता है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है शायद वो प्रेशर है, और हाइट भी दी है और डेंसिटी भी दी है। इसका मतलब शायद मैं प्रेशर का फॉर्मूला h rho g यूज कर सकता हूं। उसने हाइट मांगी है, प्रेशर दिया है 30 × 10⁻⁷, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, हाइट मुझे निकालनी है। डेंसिटी में ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए भाई, मुझे एसआई यूनिट में चाहिए। 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और ये जी की वैल्यू आप 10 डाल दीजिए, इससे आपको हाइट मिल जाएगी। ये हो गया 8, ये 8 हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, h की वैल्यू आ गई 10⁴ मीटर, यानी 10 × 1000 मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर। हमने जुगाड़ से सॉल्व किया है, हमें कुछ सवाल समझ में नहीं आया है, और हम कोशिश भी नहीं करेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो दिया है शायद वो प्रेशर, फिर उसने मुझे डेंसिटी दी है और हाइट मांगी है, तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला सोचना चाहिए जिसमें प्रेशर आता हो, हाइट आती हो, डेंसिटी आती हो। प्रेशर का एक फॉर्मूला h rho g होता है, मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को h rho g से इक्वेट कर सकता हूँ, ये मुझे प्रॉपर दिया है। हाइट मुझे निकालनी है, डेंसिटी, पत्थर की डेंसिटी पानी की 3 गुना ज्यादा है, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 3000 केजी पर मीटर क्यूब है। जब मैं ये एसआई यूनिट में डाल रहा हूँ तो ये भी मैं एसआई यूनिट में डालूंगा, और जी की वैल्यू 10 है एसआई यूनिट में। सॉल्व करने पे वैल्यू 10 किलोमीटर आ गई, और हम जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 3848 मीटर टाइप है। मुझे डाउट आता है, मेरे मुंह से अक्सर ही निकलता है इतने सारे किलोमीटर, पर माउंट एवरेस्ट की हाइट 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर टाइप की है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर टाइप की हो सकती है। अर्थ में जो बड़े बड़े माउंटेन हो सकते हैं, सबसे बड़े माउंटेन हो सकते हैं, उसकी हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये फिगर भी याद रख लें, और ये सोल्यूशन का तरीका भी देख लें। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कुछ दिया है, अर्थात प्रेशर है वो, और हाइट निकालनी है, तो मैं इसे h rho g से इक्वेट करूंगा। बस दैट इज ऑल। मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है गाइस, थैंक यू।